नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप लोग? उम्मीद है सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एनएससी एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगला एग्ज़ाम कौन सा है? एनएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। पिछली क्लास हमने एनिमल हस्बेंड्री की कंप्लीट करा दी थी, जिसमें हमने ब्रीड वगैरह आपको पढ़ाई थी। आज हम पढ़ेंगे डेयरी साइंस के बारे में। इसमें बहुत सी चीज़ें हमें दूध के बारे में, मिल्क के बारे में, उससे उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके बारे में बहुत सी चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी। तो ये भी क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्लास आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग चलते हैं, हमारा जो स्लाइड है उस पर चलते हैं, ठीक है। कहाँ से हमें पढ़ना है? हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन होता है उसके आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम मिल्क प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे मिल्क होता क्या है। मिल्क क्या होता है? जो मादा पशुओं होती हैं, ठीक है, जो फीमेल हमारे एनिमल या जानवर होते हैं, ठीक है, उन वत्स जनन, वत्स का मतलब जब उनका बच्चा ब्याता है या वो जब बच्चा देती है उसके 15 दिन पूर्व एवं उसके 5 दिन बाद जो स्वच्छ एवं ताज़ा लैक्टीलियल क्षरण, क्षरण का मतलब होता है वो लिक्विड जिसमें लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है? लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? उस लिक्विड को हम लोग दूध कहते हैं। क्या कहते हैं? उस लिक्विड को हम लोग दूध कहते हैं। मतलब जब ये ब्याती उसके 15 दिन पहले से लेके आगे से 5 दिन तक, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग दूध कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग दूध कहते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं पूर्व दूध में लगभग 3.5% वसा पाई जाती है। अगर हम पूरे दूध की बात करते हैं, ठीक है, तो लगभग 3.5% फैट पाया जाता है। वसा का मतलब क्या होता है? फैट होता है, ठीक है। और इसमें एसएनएफ 8.5% पाया जाता है। एसएनएफ की बात करें तो कितना पाया जाता है? 8.5% या 8.5% पाया जाता है, ठीक है। दूध एल्वियोली कोशिकाओं में रक्त कोशिकाओं के छनने से बनता है। रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं? जो हमारा ब्लड होता है वो वेन्स में बहता है, उन्हें रक्त कोशिकाएं कहते हैं, ठीक। जब रक्त कोशिकाएं छनती हैं उन्हीं के द्वारा हमारे दूध का निर्माण होता है। क्या होता है? उन्हीं के द्वारा हमारे छन के दूध का निर्माण होता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं मिल्क लेट डाउन, मतलब दूध का जो उतरना होता है। ये क्रिया जो होती है अडर सिस्टर्न कोशिकाओं के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? अडर सिस्टर्न कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? अडर सिस्टर्न कोशिकाओं के द्वारा, जो सेल्स होती है उनके द्वारा होती है। कौन सी? दूध उतरने की क्रिया। और ये इसको प्रमोट कौन करता है? मतलब ये दूध उतारने का मदद कौन करता है? ये करता है हमारा एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन होता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। इसके द्वारा जो है पशुओं में दूध उतरता है। किसके द्वारा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा पशुओं में दूध उतरता है, ठीक है। अगली स्लाइड हम देखते हैं। अगली स्लाइड में क्या है? अगला पेज है हमारा दूध का संगठन। जो कंपोजिशन होता है मिल्क का, किससे मिलके बनता है? सबसे पहला हम देखते हैं पानी। अगर पानी की बात करें तो अगर एवरेज पानी की बात करते हैं तो 80 से 90% पानी पाया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर भेड़ की बात करते हैं तो इसमें 80% पानी पाया जाता है। इसके दूध में कितना? 80%। गाय में 87%। और जो हमारी बुफैलो या भैंस होती है उसमें 82.2% पाया जाएगा। बकरी में 87% पाया जाता है, ठीक है। तो अगर बकरी और गाय की बात करें तो इसके दूध में 87% जो है आपका वाटर पाया जाएगा, ठीक है। 82 किसमें? भैंस में पाया जाएगा। और भेड़ में 80% पाया जाएगा, ठीक है। भेड़ और भैंस में 80 और 82 पाया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं अगला फैट की, किसकी बात करते हैं? अगला जो हमारा कंपोजिशन का न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है? फैट, ठीक है। फैट सबसे ज़्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव होता है। ये कई कंडीशन पे निर्भर करता है। जानवर की ब्रीड पे निर्भर करता है, ठीक है, उसके फीड पे निर्भर करता है, उसके प्लेस पे निर्भर करता है, ठीक है। ये सभी चीज़ों पे निर्भर करता है। अगर हम जानवर को अच्छा न्यूट्रिएंट फुल अगर हम उसके फीड दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग अच्छा फैट और अच्छा दूध प्राप्त कर सकते हैं। जिससे कि जो फैट होता है वो जो हम लोग देखते नहीं कि गांव में जैसे डेयरी पे कहीं 2 लीटर हो गया, कहीं 20 लीटर हो गया, कहीं 40 लीटर दूध लेके जाते हैं। तो दूध किस हिसाब से रेट डिस्कस होता है? वो रेट होता है कि उसमें कितना % फैट पाया जाएगा, ठीक है। तो फैट के आधार पे दूध का जो है रेट डिस्कस किया जाता है या उस पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो अगर सब अच्छा होगा तो हमारे जो ब्रीड है या हमारी जो गाय या भैंस है उसका दूध अच्छा होगा और उसमें फैट भी अच्छा होगा, तो हमारा मूल्य भी हमको अच्छा मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं, यहीं पे एक आपको जानने वाली बात है
कि जो एनिमल, जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग फूड कहते हैं, ठीक है। वहीं अगर जानवर खाना खाते हैं, जो जानवरों का खाना होता है, खाने की क्रिया जो होती है उसे हम कहते हैं फीड। फीड करना मतलब खाना या अपना वो चारा खा रहा है। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फूड फूड कहते हैं। फूड मतलब क्या होता है, खाना, ठीक है। फूड मतलब खाना होता है, ठीक। या हम लोग ईट, जो खा रहे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईट कहते हैं। क्या कहते हैं, ईट कहते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं जो औसतन जो फैट परसेंटेज होता है किसमें, भेड़ में कितना होता है, 7.9% पाया जाता है। कितना, 7.9% पाया जाता है, ठीक है। 1 ग्राम जो अगर हम फैट खाते हैं तो उसके लिए हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। 1 ग्राम हमारा जो वसा होता है, ठीक है, 1 ग्राम वसा के कारण हमें कितनी, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती। कितनी, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। जो फैट होता है, ठीक है, उसमें जो विटामिन घुले होते हैं वो कौन से होते हैं, ADE के। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कौन से होते हैं, ADE के, ठीक है। तथा जो वसा का अपेक्षिक घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है कितनी होती है, 0.93। कितनी होती, 0.93 होती। कितनी होती, 0.93 होती, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला हमारा है प्रोटीन। अगला अवयव कौन सा है, कंपोनेंट कौन सा है, प्रोटीन की बात करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया वाटर, पढ़ लिया, ठीक है, फैट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, ठीक है। औसतन जो प्रोटीन की मात्रा होती है, गाय में 3.5%, भैंस में 3.6%, भेड़ में 3.5%, ठीक है। मतलब गाय और भेड़ का जो प्रोटीन परसेंटेज है कितना है, बराबर है। वहीं अगर गाय का और बकरी का हमने किया जाना था, बराबर है। इसका जो वाटर परसेंट है कितना था, इस गाय का भी 87% वाटर था और बकरी का भी कितना था, 87% वाटर था, ठीक है। दोनों का वाटर कंटेंट बराबर है, कितना है, 87-87। यहीं पे गाय और जो भेड़ है जिसे हम क्या बोलते हैं, शीप बोलते हैं, इसमें जो प्रोटीन परसेंट कितनी पाई जाती है, 3.5% प्रोटीन पाई जाती है। और भैंस में 0.1% ज़्यादा प्रोटीन होती है। कितनी होती है, 0.1% ज़्यादा होती है, ठीक है। जो दूध में प्रोटीन पाई जाती है उसमें मेनली रूप से केसिन पाई जाती है और एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन पाई जाती है। केसिन पाई जाती है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन पाई जाती है। केसिन का सबसे ज़्यादा परसेंटेज पाया जाता है, कितना परसेंटेज, 80% पाया जाता है, ठीक है। दूध में 0.5% तक नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है, ठीक है। दूध में अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो कितना होता है, 0.5%। दूध में प्रोटीन पायस के रूप में पाई जाती है, जिसे हमने पहली स्लाइड में या पहले पिछले चैप्टर मैंने आपको बताया था, कोलाइड के रूप में पाई जाती है, ठीक है। किस रूप में पाई जाएगी, दूध में प्रोटीन कोलाइड के रूप में पाई जाती है। दूध प्रोटीन का निर्धारण जेंडोल विधि या पाइनेज विधि द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर मिल्क प्रोटीन की बात करते हैं, ठीक है, जो मिल्क प्रोटीन होता है उसका अगर निर्धारण करना है, उसको जांचना है तो कौन सी विधि अपनाएंगे, जेंडोल विधि अपनाएंगे या पाइनेज विधि अपनाएंगे, जेंडोल या पाइनेज विधि अपनाएंगे। अगला हम बात करेंगे, अगला हमारा है लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज जो होता है ये मुख्य कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। अगर दूध में कार्बोहाइड्रेट पाई जाएगी, कौन सी पाई जाएगी, लैक्टोज पाई जाती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, दूध हमारा क्या होता है, मीठा होता है, ठीक है। ये किससे मिलकर बनी होती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, ठीक है। किससे मिलकर बनी होती है, ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है और गायलेक्टोज से मिलकर बनी होती है, और गायलेक्टोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और एक ऐसी होती है डाईसैकेराइड होती है, कैसी होती है, डाईसैकेराइड होती है, ठीक है। जो दूध की मुख्य शर्करा होती है उसे क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं, हिंदी में दुग्धम कहते हैं, ठीक है। दूध में जो लैक्टोज होती है वो सोल्यूशन के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, सोल्यूशन के रूप में पाई जाती है, ठीक है। लैक्टोज जो होता है दूध में सबसे कम घटने और बढ़ने वाला अवयव, सबसे कम घटने और बढ़ने वाला कौन सा है, लैक्टोज होता है। सबसे ज़्यादा मैंने अभी आपको बताया था कौन सा होता है, फैट होता है। फैट जो होता है सबसे ज़्यादा घटने और बढ़ने वाला अवयव होता है। परंतु यह दूध में अस्थिर होता है, मतलब टेम्परेरी होता है, ठीक है, रुकता नहीं एक जगह, क्योंकि जीवाणु इसे किण्वित कर लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, ठीक है। इसी को जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं किसमें, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। जो लैक्टोज था हमारा वो कैसा था, वो दूध को मीठा करता था, और जो हमारे बैक्टीरिया ने इनमें फर्मेंटेशन किया या किण्वन किया तो इसे लैक्टिक एसिड में बदल दिया, जिससे कि हमारा दूध क्या होता है, फट जाता है,
लैक्टिक एसिड में बदल के हमारा जो मिल्क होता है वो क्या होता है, फट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 ग्राम जो लैक्टोज होता है उसके लिए हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अगर 1 ग्राम लैक्टोज की बात करते हैं हमें मिलता है तो उससे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वहीं अगर एक ग्राम फैट की बात करते हैं उससे हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी। ठीक है, गाय के दूध में जो लैक्टोज की मात्रा 4.9% पाई जाएगी, भैंस के दूध में 5.4%। वहीं अगर ह्यूमन की मिल्क की बात करें तो 6.9% पाई जाएगी। सबसे ज़्यादा किसमें, ह्यूमन मिल्क में लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। इसी के कारण ह्यूमन मिल्क जो होता है सबसे ज़्यादा मीठा होता है, क्योंकि यह दूध को क्या करता है, मीठा करता है। क्या करता है, दूध को मीठा करता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं जो हमारा ब्रीड होता है साहिवाल। ठीक है, जो हमारा साहिवाल ब्रीड होता है उसमें जो लैक्टोज की मात्रा कितनी पाई जाती है, 5% पाई जाती है। किसमें कितनी पाई जाएगी, 5% पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए इसका जो मिल्क होता है कैसा होता है, स्वीट होता है। मिल्क कैसा होगा, मिल्क स्वीट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल्स की। जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनकी बात करें तो इसमें जो मिनरल्स पाए जाएंगे कौन से होंगे, कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा। कौन सा होगा, कैल्शियम होगा और फास्फोरस इसमें मेनली पाया जाता है। इसमें कमी किसकी होती, कमी होती है आयरन की और विटामिन सी की। विटामिन सी और आयरन की इसमें कमी पाई जाती है, अभाव पाया जाता है। ठीक है, जो इसका मिल्क होता है इसमें 1% से कम पाया जाता है। जो मिनरल्स होते हैं कितने, 1% से कम पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारा मिल्क होता है इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो घोल के रूप में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, घोल के रूप में। मैंने अभी लैक्टोज भी आपको बताया, लैक्टोज किस रूप में पाया जाता है, ये भी हमारे घोल के रूप में या सोल्यूशन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगला हमारा है इसमें आयरन की कमी होती है। मैंने अभी आपको बताया आयरन और विटामिन सी की कमी पाई जाती है। आयरन और विटामिन सी की क्या होती है, कमी पाई जाती है। ठीक है, अगला हमारा है विटामिन। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है विटामिन। ठीक है, तो थोड़ा जुमा। नेक्स्ट हमारा है विटामिन। अगर विटामिन की बात करते हैं, ठीक है, तो फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं, ADE के होते हैं। ठीक है, और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो कौन से, BC होते हैं। तो उसमें विटामिन सी की कमी पाई जाती है। ठीक है, इसमें विटामिन सी की क्या होती है, कमी पाई जाती है। विटामिन सी की कमी पाई जाती है। ठीक है, इसके जो भौतिक गुण हैं या फिजिकल क्वालिटीज़ हैं उनकी बात करते हैं। ठीक, भौतिक गुण या फिजिकल क्वालिटीज़ हैं उनकी बात करते हैं। जो मिल्क होता है उसका सफ़ेद रंग होता है, किसके कारण, केसीन के कारण। तथा गाय का दूध हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। पीला रंग कैरोटीन के कारण, सफ़ेद रंग केसीन के कारण। ठीक है, जो मिल्क का pH होता है कितना होता है, 6.4 से 6.7, 6.4 से 6.7 होता है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 101 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 101 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, -0.53 से -0.55। ठीक है, -0.53 से -0.55 होता है। ठीक है, इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो कितना होता है, वो 1.028 से 1.032 होता है। ठीक है, 1.028 से 1.032 होता है। और जो ताज़ा मिल्क होता है, जो फ्रेश मिल्क होता है उसमें एसिडिटी कितनी होती है, 0.12 से 0.16%। इतनी 0.12 से 0.16% इसमें एसिडिटी पाई जाती है। क्या पाया जाता है, इसमें एसिडिटी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें गाढ़ापन, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, कितनी पाई जाती है, 1.2 टू 2 सेंटीपाइस पाई जाती है। मतलब 1 से 2 सेंटीपाइस पाई जाती है। कितनी, 1 से 2 सेंटीपाइस पाई जाती है। सेंटीपाइस पाई जाती है या 1.5 से 2 सेंटीपाइस पाई जाती है। ठीक है, अगला है जो मिल्क होता है उसके जो कंपोजिशन होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन है। जैसे हमारी ब्रीड हो गई, ठीक है, जैसे इसका फीड हो गया, आहार हो गया, या इसकी जो जाति है वो हो गया, या इसकी जो ब्यात की अवस्था है, ठीक है, वो हो गई, या सीजन हो गया, या जो एनिमल की एज है वो हो गया, या इसकी हेल्थ है। तो ये सारे के सारे जो कारक हैं, फैक्टर हैं, इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला जो हमारा मिल्क प्रोसेसिंग की। अब मिल्क प्रोसेसिंग में हम के लोग क्या करेंगे, मिल्क प्रोसेसिंग में हम लोग मिल्क को कैसे बचाया जाए लंबे समय तक। जब लंबे समय तक बचा रहेगा तभी तो उससे दूसरे प्रोडक्ट बनाए जा सकेंगे। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से लंबे समय तक उसे बचाया जा सके।
तो सबसे पहले इसमें हम अपनाते हैं पाश्चुरीकरण, या जिसे पाश्चुराइजेशन बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति किसने की थी? लुईस पाश्चर ने की थी। किसने की थी? लुईस पाश्चर ने। ठीक है। पाश्चुरीकरण से दूध के 99% जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, परंतु जीवाणु के बीज स्पोर्स जो होते हैं वो जीवित रहते हैं। ठीक, जीवाणु नष्ट हो जाएंगे लेकिन उनके जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं? वो जीवित रहते हैं, जिन्हें स्पोर्स कहते हैं। इस क्रिया में दूध को एक निश्चित तापमान पर रखकर उसमें उपस्थित हानिकारक जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म किया जाता है। ठीक है, जिससे दूध में जो फर्मेंटेशन की क्रिया होती है वो लंबे समय तक नहीं होती और वो सुरक्षित बना रहता है। ठीक है भाई, मैंने अभी आपको बताया था जब बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, तभी तो फर्मेंटेशन करेंगे। जब हम हानिकारक बैक्टीरिया को मार ही देंगे तो फर्मेंटेशन ही नहीं करेंगे, जिससे कि हमारा जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेशन है दूध का, वो जो मिल्क का होता है वो मिल्क से किस में नहीं बदलेगा? मिल्क का जो लैक्टिक जो होता है, लैक्टोज होता है, वो किस में नहीं बदलेगा? वो लैक्टिक एसिड में नहीं बदलेगा। किस में नहीं बदलता? लैक्टिक एसिड में नहीं बदलता, जिससे कि हमारा जो मिल्क होता है लंबे समय तक चलता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाश्चुरीकरण की विधियाँ। पाश्चुराइजेशन कैसे होता है? ठीक है, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, एक होता है LTLT, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इसमें क्या होता है? इसमें 62.8 डिग्री सेल्सियस 62.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए। कितने मिनट के? 30 मिनट के लिए। या फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, 145 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है HTST। क्या होता है? HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ठीक है, इसमें टेम्परेचर रखते हैं 72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितने समय के लिए? 15 सेकेंड के लिए। ठीक है, जिससे कि हमारे हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अगला हमारा है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, UST, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। इस विधि में जो हमारा दूध होता है, मिल्क होता है, 135 से 149 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखते हैं। 1 से 5 सेकेंड तक गर्म करते हैं और 10 डिग्री सेल्सियस पर तुरंत ठंडा कर देते हैं। मतलब अगर हम 149 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, इस पर ले जाते हैं, 0.5 सेकेंड तक हम इसे गर्म करते हैं। ठीक है, जब 149 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इसे तुरंत 10 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में रख देते हैं। तुरंत कितना टेम्परेचर कर देते हैं? 10 डिग्री सेल्सियस। फिर इसे ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, अगला है हमारा स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, वो चाहे हार्मफुल हो चाहे हमारे लिए लाभदायक हो, दोनों के दोनों बैक्टीरिया इसमें ख़त्म हो जाते हैं। इसमें क्या था? जो पाश्चुराइजेशन था, इसमें हम वही बैक्टीरिया मारते थे जो हमारे लिए हानिकारक या हमारे जो मिल्क के लिए हानिकारक होते थे। ठीक है, इस विधि में उद्देश्य से दूध में उपस्थित सभी हानिकारक और लाभदायक जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। इस विधि में दूध को 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करके ठंडा करते हैं। ठीक है, इस क्रिया करने के बाद दूध का दही नहीं बनता। जो मिल्क होता है, ठीक है, वो जो है कर्ड में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, मिल्क जो है कर्ड में क्या होता है? कन्वर्ट नहीं होता है। किस में नहीं होता? मिल्क में। मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, अगला हम बात करते हैं चिलिंग की। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिलिंग की। चिलिंग क्या होता है? ठंडा करना। ठीक है, जो मिल्क होता है 4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर, उस पर लंबे गांव की डेयरियों को थोड़े समय के लिए सहीकृत करना आशीतन चिलिंग कहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे गांव में, ठीक है, डेयरी होती है जहाँ पे आसपास के क्षेत्रों का पूरा दूध आके जमा होता है। ठीक है, वहाँ से एक हमारी जो गाड़ी जो शहर को जाती है दूध वगैरह लेके, वो वहीं से इकट्ठा दूध को उठाती है, वो शहर में लेके जाती है। तो जब तक वो गाड़ी नहीं आएगी या जब वहाँ से दूध नहीं जाता है जहाँ पे उसे पहुँचना है, तब तक उसको बचाने के लिए हम लोग चिलिंग टेम्परेचर को अपनाते हैं। इसमें कितना टेम्परेचर देते हैं? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोजिनाइजेशन क्या होता है, या दूध का समांगीकरण क्या होता है। इस क्रिया में दूध की वसा जो होती है उसकी गोलिकाओं को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दिया जाता है, ताकि दूध के ऊपर जो क्रीम होती है या वसा की होती है उसकी परत एकत्रित ना हो तथा वसा दूध में समान रूप से उपस्थित रहे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे समांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे समांगीकरण या होमोजिनाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो फैट होता है, फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, क्या होता है? फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है या बांट दिया जाता है। उससे क्या होता है? उसका जो क्रीम होता है दूध के ऊपर जमा नहीं होता।
ठीक है, जिससे कि हमारा जो दूध होता है वो समान रूप से उपस्थित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूध दोहन की विधियाँ। दूध दोहन क्या होता है? पशुओं से हम लोग दूध दोहते हैं ना, हाथों से दोहते हैं, तो जो दूध निकालते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? दूध दोहन। ये लगभग 5 से 8 मिनट तक के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है उसकी एक्टिविटी कितनी होती है? 5 से 8 मिनट तक होती है। तो अगर इसके अंदर हम लोग दूध दोहन या मिल्किंग नहीं करेंगे तो हमारा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, जिससे कि दूध उतरना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कितना कितना ड्यूरेशन होना चाहिए? 5 से 8 मिनट होना चाहिए। अगर हम विधियों की मेथड की बात करते हैं, एक तो होती नकली, जो अंगूठे से करते हैं, ये बेकार मानी जाती है, इसे नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे गांठें पड़ जाती हैं। चुटकी विधि की बात करते हैं, चुटकी विधि में ये होता है, ये भी नहीं करनी चाहिए, ये भी हमारे लिए बेकार मानी जाती है। ठीक है, इसमें ये होता है कि जो इसके टिट्स होते हैं, ठीक है, जो थन होते हैं, तो उसका जो जहाँ से मिल्क निकलता है वहाँ का हिस्सा जो होता है वो बहुत कड़ा हो जाता है। ठीक है, जिससे कि इसका जो जो इसका थन होता है, ठीक है, उसके खराब होने पे उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो ये भी पूर्ण हस्तविधि या जिसे मुट्ठी या फिस्टिंग कहते हैं, या पूर्ण हस्त या फुल हैंड मेथड होता है, ये सबसे उपयोगी माना जाता है। सबसे उपयोगी कौन सा है? पूर्ण हस्तविधि सबसे उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मशीन द्वारा करते हैं। सिंगल यूनिट करते हैं, डबल यूनिट करते हैं। मशीन द्वारा दो तरीके से करते हैं, एक सिंगल यूनिट से करते हैं, एक डबल यूनिट से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल जो करते हैं मिल्क में किस तरीके से करते हैं। ठीक है, जो क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं मिल्क में किस तरीके से करते हैं। गुण नियंत्रण हेतु परीक्षण की अगर बात करें तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा परीक्षण। ज्ञानेंद्रियों मतलब देख के किस तरीके से हम परीक्षण कर सकते हैं। आंखों से देखकर और नाक से सूंघकर कुछ हद तक शुद्धता का पता लगाया जाता है। जैसे हम लोग क्या होता है, जो लोग बाहर लड़के रुकते हैं पढ़ने वाले, वो क्या करते हैं वो जैसे दूध लाते हैं, रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो गर्म कर दिया, नहीं गर्म कर दिया, फिर बहुत समय बाद उसको यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं? उसको सूंघते हैं, उसको देखते हैं कि वो फटा तो नहीं। तो उसी तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियों द्वारा परीक्षण, मतलब खुद से देख के पता लग जाए या सूंघ के पता लग जाए। ठीक है, उसमें कोई भी हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कोई भी हम परीक्षण नहीं करेंगे, केवल देख के हम पता लगा सकते हैं, सूंघ के पता लगा, उसे हम कहते हैं ज्ञानेंद्रियों द्वारा परीक्षण। ठीक है, पानी मिले हुए दूध या क्रीम निकाले हुए दूध का रंग हल्का नीला हो जाता है। ठीक है, अगर उसमें पानी मिला है तो उसका रंग कैसा? हल्का नीला हो जाएगा, या उससे क्रीम निकला तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? हल्का नीला हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं COB, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, उबालने पर फटना परीक्षण। अगर हम दूध को उबालते हैं, ठीक है, हम कभी कभी दूध को जब उबालते हैं तो क्या होता है, जो COB टेस्ट होता है इसमें दूध की खीस उपस्थित ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कभी कभी दूध की अम्लता 0.32% तक हो जाती है, तो दूध उबालने पर फट जाता है। ठीक है, अगर इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये उबालने पे हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे सॉरी क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूध में अम्लता की कैसे नापते हैं। एक नेचुरल एसिडिटी होती है, एक डेवलप्ड एसिडिटी होती है। जो नेचुरल होती है या CO2, एल्ब्यूमिन, केसिन, साइट्रेट एवं फास्फोरस के कारण होती है, जो नेचुरली दूध में पाए जाते हैं। डेवलप्ड की बात करते हैं, ठीक है, नेचुरली कौन पाए जाते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, एल्ब्यूमिन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन पाई जाती है, साइट्रेट एसिड पाया जाता है और फास्फोरस न्यूट्रिएंट पाया जाता है। ठीक है, अगर गैस की बात करते हैं, कौन सी? CO2 पाई जाती है। एल्ब्यूमिन क्या हो गया? ये प्रोटीन हो गई। केसिन ये भी प्रोटीन होगी। साइट्रेट एसिड हो गया। फास्फोरस न्यूट्रिएंट हो गया। ये सारे के सारे किस में पाए जाएंगे? नेचुरल एसिडिटी में। अगर डेवलप्ड एसिडिटी की बात करते हैं तो इसमें लैक्टोज के किण्वन के कारण लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। ठीक है, अगर डेवलप्ड एसिडिटी होगी तो जो हमारा लैक्टोज होता है, ठीक है, वो बैक्टीरिया का फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का जब फर्मेंटेशन होगा तो वो लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। जब लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा तो हमारे दूध से क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं आपेक्षिक घनत्व की। देख के आपेक्षिक घनत्व, थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। दूध का अपेक्षिक घनत्व
लैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अगर दूध के आपेक्षिक घनत्व की बात करते हैं किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर द्वारा। लैक्टोमीटर में 0 से 40 तक ऊपर से नीचे की ओर निशान होते हैं। ताजे दूध में CO2 गैस की उपस्थिति के कारण तुरंत दूध का अपेक्षित घनत्व नहीं करते हैं। ताज़ा दूध होता है उसमें क्या होता है, उसमें CO2 होता है। जब CO2 होगा तो इसकी जो इसकी क्षमता है, जो इसमें रीडिंग आएगी वो सही नहीं आ पाएगी, क्योंकि इसमें CO2 गैस उपलब्ध होगी। ठीक है, उसी कारण इसमें ताजे दूध में नहीं करते। ठीक है, लैक्टोमीटर में दूध का मापन अर्धचंद्रक में ऊपरी तल को पढ़ना हो चाहिए। ठीक है, जो लैक्टोमीटर होता है इसमें जो ऊपरी तल का मान होता है उसको पढ़ना होता है। ठीक है, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 होता है। जो बुफैलो होती है उसका 1.032 होता है, जबकि वसा जो होती है उसका अपेक्षित घनत्व 0.93 होता है। ठीक है, गाय का 1.028, भैंस का 1.032 होता है। वो अगर फैट की बात करें उसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 0.93 होता है। ठीक है, शुद्ध दूध में पानी या सेपरेटा, जिससे सेपरेटा क्या होता है, इसमें जिस मिल्क से हम दूध क्रीम निकाल लेते हैं उसे कहते हैं सेपरेटा। दूध की मिलावट करने पर अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। क्या होता है, अगर दूध में हम पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, दूध का अपेक्षित घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, दूध का अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, अगला हम विधि कौन सी, अगली विधि हमारी अम्लता की जांच करते हैं। कहाँ, अगर हम एसिडिटी की जांच करेंगे या टेस्ट करेंगे तो उसमें हम लोग ताजे दूध में 0.12 से 0.16% तक अम्लता होती है। ठीक है, अगर हम फ्रेश मिल्क की बात करते हैं उसमें अम्लता की मात्रा कितनी होती है, 0.12 से 0.16%। ठीक है, और ताजे दूध का जो pH होता है 6.7 होता है। कितना होता है, 6.7 होता है। ठीक है, अम्लता परीक्षण के लिए N9NaOH क्षार का उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, N/2NaOH, जिसको ml में लिखते हैं, इंटू 0.01 अपान मिल्क, जितना ml में हो और उसको 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इससे हमारी जो एसिडिटी होती परसेंट है वो निकल आता है। दूध की अम्लता ज्ञात करने के लिए पेल्ट्री मीटर में 1 ml फिनोफ्लेथिन सूचक इंडिकेटर में डालते हैं। ठीक है, अगर इसकी एसिडिटी हमें ज्ञात करनी है तो इसके लिए पेट्री प्लेट में 1 ml फिनोफ्लेथिन सूचक, जो इंडिकेटर होता है कौन का, फिनोफ्लेथिन। ठीक है, उसको डालते हैं, जिससे कि हम दूध की अम्लता को जांचते हैं, तथा इसमें NaOH क्षार मिलाने पर दूध का रंग गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाता है, दूध का रंग गुलाबी हो जाता है। वह बिंदु अम्लता का पाठ्यांक माना जाता है। मतलब हमने क्या किया, हमने एक पेट्री प्लेट लिया। ठीक, इस पे हमने क्या किया, इसमें हमने फिनोफ्लेथिन का 1 ml लिया, फिनोफ्लेथिन का 1 ml लिया। ठीक है, उसके बाद NaOH क्षार को हमने लिया। किसको लिया, NaOH क्षार को हमने लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब जब दोनों को मिक्स कर दिया तो इसका कलर अगर पिंक आ जाता है या गुलाबी आ जाता है, यानी कि इसमें जो है प्रोटीन का पाठ्यांक निकल आएगा। क्या आ जाएगा, प्रोटीन का पाठ्यांक निकल आएगा। ठीक है, जो एसिडिटी परसेंटेज है वो क्या होगा, वो निकल आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है हमारा फैट टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट टेस्ट करेंगे, वसा परीक्षण करेंगे। दूध का वसा परीक्षण ब्यूटाइरोमीटर से गर्बर मशीन द्वारा किया जाता है। किस मशीन से करते हैं, गर्बर मशीन से। कौन सा परीक्षण होता है, ब्यूटाइरोमीटर द्वारा होता है। वसा परीक्षण है तो ब्यूटाइरोमीटर में 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड, 10.75 ml दूध तथा 1 ml एमाइल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। कितना, 1 ml एमाइल एल्कोहल का उपयोग, 10% सल्फ्यूरिक और 10.75 ml जो है दूध का उपयोग किया जाता है। इसमें वसा परीक्षण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये जो फैट टेस्ट होता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित होता है। गर्बर मशीन पर 1100 RPM पर 5 मिनट तक चलाते हैं। जो गर्बर मशीन होती है, ठीक है, उसमें 1100 RPM पर 5 मिनट तक चलाते हैं। ब्यूटाइरोमीटर में वसा का पाठ्यांक अर्धचंदक के निम्न स्तर को पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर ब्यूटाइरोमीटर की बात करें तो उसमें जो रीडिंग पढ़ी जाएगी नीचे की तरफ पढ़ी जाएगी। ठीक है, अगर हम वही अभी फैट की बात, सॉरी, जो हमारा इसके पहले कौन सी विधि थी, इसके पहले हमारी कौन सी विधि थी, जो अम्लता की बात कर रहे थे ना, जो एसिड परसेंट की बात कर रहे थे, उसमें हमारा ऊपर की रीडिंग पड़ी जाएगी और फैट में हमारी नीचे की रीडिंग पड़ी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं SNF परीक्षण,
सॉलिड नॉट फैट का परीक्षण करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सॉलिड नॉट फैट होता क्या है। दूध के कुछ ठोस पदार्थ से वसा निकालने के बाद बचे पदार्थ का वसा रहित ठोस पदार्थ कहा जाता है। मतलब हमारे पास दूध था, हमने उससे फैट निकाल ली, ठीक है, उससे हमने फैट निकाल ली, तो जो भाग बचा उसमें तो फैट नहीं होगा, ठीक है, उसमें फैट नहीं होगा, तो इसी को हम कहेंगे सॉलिड। सॉलिड तो है लेकिन नॉट फैट, सॉलिड नॉट फैट, सॉलिड, इसीलिए इसे एसएनएफ कहा जाता है, सॉलिड नॉट फैट। मतलब ये जो भाग बचा हुआ है इसमें कोई भी फैट की मात्रा नहीं है। इसका फार्मूला क्या होता है, एसएनएफ बराबर टीएस माइनस एफ। टीएस क्या होता है, टोटल सॉलिड होता है, क्या होता है, टोटल सॉलिड होता है, माइनस फैट होता है। टोटल सॉलिड माइनस फैट बराबर टीएसएफ या एसएनएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो मिल्क होता है उसमें दूध होता है उसमें पानी मिलाने पर वसा रहित जो एसएनएफ होता है कम हो जाता है। अगर पानी मिलाएंगे तो एसएनएफ कम हो जाएगा। दूध में सेपरेटा मिलाने पर थोड़ी वसा निकालने पर एसएनएफ में वृद्धि हो जाती है। क्या होता है एसएनएफ में, भाई जब इससे फैट निकाल लेंगे तो यानी कि एसएनएफ ज़्यादा हो जाएगा ना, जब इससे फैट निकालेंगे तो एसएनएफ ज़्यादा हो जाएगा। गाय के दूध में ज़्यादा पानी होने पर एसएनएफ कम होता है, ठीक। गाय में अगर ज़्यादा पानी होता है तो एसएनएफ 8.5 होता है, जबकि भेड़ में और भैंस के दूध में लैक्टोज व प्रोटीन की मात्रा अधिक होने पर एसएनएफ 9 तक होता है, ठीक है। अगर बुफैलो और सीप की बात करते हैं, इसमें प्रोटीन और लैक्टोज की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए एसएनएफ इतना होता है। अगर गाय की बात करते हैं, काऊ की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें एसएनएफ की मात्रा 8.5 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 8.5% पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्य परीक्षण के कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट हम टेस्ट की बात करते हैं। अगला टेस्ट हमारा हंसा टेस्ट। कौन सा है, हंसा टेस्ट, ठीक है। अदर कौन सा है, हंसा टेस्ट। इसमें भैंस के दूध और गाय के दूध की मिलावट के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है, कि गाय और भैंस का दूध मिला है कि नहीं। इसके लिए कौन सा परीक्षण करते हैं, टेस्ट, हंसा परीक्षण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नाइट्रेट परीक्षण, नाइट्रेट टेस्ट। यह दूध में वर्षा जल की मिलावट या उपस्थिति को दर्शाता है। भाई हमारी जो बारिश होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें नाइट्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो उसके परीक्षण के लिए कि हमारे जो दूध होता है उसमें वर्षा जल मिला है कि नहीं, तो उसको जांचने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, नाइट्रेट टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है आयोडीन टेस्ट। अगला कौन सा है हमारा, आयोडीन टेस्ट। इसमें स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक। आयोडीन टेस्ट में किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, स्टार्च जो होता है, ठीक है, उसकी उपस्थिति का पता लगाते हैं, किसमें, आयोडीन में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है, जिसे क्या कहते हैं, घी की बात करते हैं। दूध का वह उत्पाद जिसमें वसा की मात्रा 99% तथा शुद्ध रूप में पाई जाती है। फैट सबसे शुद्ध रूप में किस में पाई जाएगी, घी में, कितनी, 99% पाई जाएगी, तथा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अर्ध तरल या तरल अवस्था में रहता है। मतलब सेमी लिक्विड में रहता है, ठीक है, या फिर ये पूरी तरीके से लिक्विड में रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग घी कहते हैं, ठीक है। कितने पे गर्म किया जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस पे, 99% जिसमें फैट की परसेंटेज मात्रा होती है। ये में स्वतंत्र वसा की मात्रा 0.5% होती है, पानी की मात्रा 0.5% से कम होती है, ठीक है। मतलब वाटर कितना होगा, 0.5% से कम होगा, ठीक है। और जो डिपेंडेंट जो फैट होगी कितनी होगी, 0.5% होगी, ठीक है। यह जो होता है ट्राइग्लिसराइड वसा के संयोग से बनता है। किससे बनता है, ट्राइग्लिसराइड वसा के संयोग से बनता है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड वसा के संयोग से बनता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, घी को प्रकाश की उपस्थिति में रखने के कारण इसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है, ठीक है। अगर हमारा घी होता है, इसको अगर हम सनलाइट में रखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें एक स्मेल पैदा हो जाती है। और अगर हम घी बनाने के लिए कितना टेम्परेचर रखते हैं, 110 से 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। कितना, 110 से 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं बटर संगठन। जब हम बटर बनाते हैं तो उसमें पानी कितना रखते हैं, 14%, फैट 82%, प्रोटीन 1%, नमक 2%, ठीक है। अगर हम बटर बनाते हैं, बटर मतलब क्या होता है, मक्खन होता है, ठीक है। अगर मक्खन बनाते हैं तो उसमें वाटर की मात्रा 14%, फैट की मात्रा 82%, प्रोटीन की मात्रा 1% और नमक की मात्रा 2%, मतलब 14% प्रोटीन, ठीक है,
वसा 82%, जिसे फैट कहते हैं, प्रोटीन 1%, नमक 2%, पानी 14%। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दही, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं कर्ड। ठीक है, दही को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे कर्ड। ठीक है, कर्ड की बात करते हैं। ये क्या होता है, ये दूध का किण्वित पदार्थ होता है। किण्वित का मतलब होता है फर्मेंटेशन। अभी मैंने आपको बताया था जो हमारा मिल्क होता है, ठीक है, जो हमारा मिल्क होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें लैक्टोज पाया जाता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाएगा, लैक्टोज पाया जाएगा। जो लैक्टोज होता है उसको बैक्टीरिया जो है फर्मेंटेशन करके, ठीक है, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे तो यह क्या करेंगे, यह जो होता है कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कर्ड बन जाता है। ठीक है, इसको 21 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबालते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 21 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और 1 से 3% स्टार्टर मिलाकर 8 से 10 घंटे तक रखते हैं, जिससे कि हमारा कर्ड तैयार हो जाता है। ठीक है, गर्मियों में जो हमारा स्टार्टर होता है 1% से कम मिलाते हैं और 8 से 10 घंटे तक इसे तैयार करते हैं। ठीक है, सर्दियों में यही स्टार्टर 1 से 3% तक हो जाता है, तो 12 से 14 घंटे तक रखते हैं, जिससे कि हमारा दही या कर्ड तैयार हो जाता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें मिनरल की कौन कौन सा होता है, कैल्शियम होता है लगभग 0.12 से 0.14%, फास्फोरस होता है 0.09 से 0.11%। ठीक है, परंतु अगर दही की बात करें तो इसमें दुग्ध लैक्टोज की मात्रा जो होती है इसका किण्वन से लैक्टिक एसिड में बदल जाती है। अभी मैंने आपको बताया लैक्टोज किस में बदल जाएगा, लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। इसे 21 डिग्री सेल्सियस पे उबालते हैं और 1 से 3% जो स्टार्टर होता है उसे मिलाते हैं और 8 से 10 घंटे तक रख देते हैं। गर्मियों में 1% से कम स्टार्टर मिलाते हैं, 8 से 10 घंटे तक रखते हैं। ठीक है, सर्दियों में 1 से 3% तक स्टार्टर मिलाते हैं। ठीक है, 12 से 14 घंटे तक रखते हैं। ठीक है, अगर इसमें मिनरल की बात करते हैं तो इसमें कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है 0.12 से 0.14% कैल्शियम, 0.09 से 0.11% क्या इसमें फास्फोरस पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो लैक्टोज होता है वो लैक्टोज नहीं रह जाता, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। इसमें लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कौन कन्वर्ट करता है, बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं जो कि फर्मेंटेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो एसिडिटी होती है 0.7 से 1% पाई जाती है। कितनी, 0.7 से 1% पाई जाएगी। ठीक है, दही बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस और लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस जैसे बैक्टीरिया काम आते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस जैसे बैक्टीरिया काम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रीम। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, क्रीम की। ठीक है, दूध का वह उत्पाद जिसमें वसा की मात्रा 18 से 60% तक होती है। कितनी होती है, 18 से 60% तक होती है। ठीक है, वो क्या होता है, वो हमारा क्रीम होता है। वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है क्रीम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूध से सेपरेटर यंत्र द्वारा हम लोग क्रीम निकालते हैं। जो मिल्क हमारा होता है, एक हमारा मशीन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेपरेटर। ठीक है, जो हमारे क्रीम को अलग करता है, उसके द्वारा हम दूध से क्रीम निकालते हैं। ठीक है, क्रीम निकालते समय दूध का तापमान 32 से 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 32 से 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, अगला बात करते हैं, कई तरीके की क्रीम होती है। एक होती है टेबल क्रीम जिसे हम पतली क्रीम बोलते हैं, इसमें वसा की मात्रा 18 से 25% होती है। ठीक है, दूसरी हमारी होती है व्हिपिंग क्रीम, इसमें वसा की मात्रा 25 से 45% होती है। कितनी होती है, 25 से 45%। ठीक है, एक होता है हमारा प्लास्टिक क्रीम या गाढ़ी क्रीम, इसमें वसा की मात्रा 45 से 60% या 65, और इसमें पानी की मात्रा 45% से कम पाई जाती है। ठीक है, जो इसमें फैट पाया जाएगा 45 से 60%। ठीक है, वसा जो है 45, और सॉरी जो पानी जो है 45% से कम पाया जाएगा। ठीक है, 3 टाइप की इसमें क्रीम हो गई। कौन कौन सी, एक तो हो गई हमारी टेबल क्रीम, 18 से 25% फैट पाया जाएगा। एक हो गई व्हिपिंग क्रीम, 25 से 45% क्या फैट पाया जाएगा। एक हो गई हमें प्लास्टिक क्रीम या गाढ़ी क्रीम, इसमें 45 से 60% तक वसा पाई जाएगी और 45% से कम में इसमें पानी पाया जाएगा। ठीक है, क्रीम निकालने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, एक होती ग्रेविटेशनल मेथड। कौन कौन सी, एक होता है हमारा ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षी मेथड। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं।
ग्रेविटेशनल मेथड की बात करते हैं। यह विधि कम उपयोगी एवं सरल है, ठीक है। इस विधि में दूध को बर्तनों में भरकर ठंडे स्थान पर 10 से 24 घंटे तक रखते हैं, जिससे वसा परत के रूप में दूध के ऊपर आकर जम जाती है, ठीक है। सिंपल हो गई। यह 3 प्रकार की होती है, एक उथली कढ़ाई वाली, एक गहरी कढ़ाई वाली, एक दूध में पानी मिलाकर क्रीम निकालने वाली, ठीक। 3 टाइप की होती है। दूसरी हमारी विधि कौन सी है? दूसरी हमारी विधि है जर्सी क्रीम विधि। कौन सी है? जर्सी क्रीम विधि। इस विधि में प्रयुक्त बर्तन 2 दीवारों का बना होता है। कितनी दीवारों का? 2 दीवारों का, तथा इन दीवारों के बीच रिक्त स्थान 88 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म पानी भरते हैं, ठीक है। मान लिया हमने कोई एक पॉट बना लिया, ठीक है। ये हमने एक पॉट बना लिया। इधर हमने क्या किया? इधर हमने दूध मिल्क भर दिया, ठीक है। इधर हमने मिल्क भर दिया। बीच में हमने क्या भर दिया? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा मान लो वाटर हो जाएगा, और इसका टेम्परेचर कितना होगा? 88 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपकेंद्रीय बल द्वारा या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा। यह क्रीम निकालने की श्रेष्ठ एवं वैज्ञानिक विधि है जो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। इस विधि में सेपरेटर यंत्र काम में लेते हैं, जिससे पहली पतली एवं गाढ़ी क्रीम निकाली जाती। पतली में हमने क्या वसा कितनी बताई थी आपको? 25 से 45 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 18 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना? 18 से 25 डिग्री सेल्सियस। और गाड़ी में कितनी बताई थी? 45 से 60 डिग्री सेल्सियस। कितनी? 45 से 60 डिग्री, सॉरी सेल्सियस नहीं, फैट परसेंटेज होगा। कितना? 45 से 60% फैट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्या है इसमें? इसमें होता है बाउल। क्या होता है? बाउल होता है। यह सेपरेटर मशीन का मुख्य भाग होता है, इसलिए इसे मशीन का हृदय या हार्ट भी कहते हैं। अगर हम बात करें, क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि जो सेपरेटर मशीन होता है उसका हार्ट क्या होता है? क्या होता है? बाउल होता है, तथा यह दूध सेपरेटर एवं क्रीम को अलग करता है। अगला है हमारा क्रीम स्क्रू। यह क्रीम को पतली या गाढ़ी प्राप्त करने में सहायक होता है। स्क्रू क्या होता है? गाढ़ी और पतली करता है, ठीक है। बाउल क्या होता है? ये दूध से क्रीम को अलग करता है। अगला हम बात करते हैं कोलेस्ट्रम या खीस की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कोलेस्ट्रम या खीस। जो हमारा नया बेबी बॉर्न होता है उसके तुरंत बाद से 5 दिन तक मादा पशुधनों से प्राप्त होने वाला जो क्षरण होता है या जो लिक्विड होता है, जो दूध की अपेक्षा गाढ़ा एवं पीलापन दिए होता है, उसे क्या कहते हैं? खीस कहते हैं। यह प्रसव उपरांत के प्रथम दुग्ध काल होता है, ठीक है। मतलब जब हमारा गाय होती है या कोई भी फीमेल एनिमल होता है, वो जब बेबी बॉर्न करता है, ठीक है, उससे 5 दिन तक जो उससे मिल्क प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग खीस कहते हैं। क्या कहते हैं? खीस कहते हैं, या इंग्लिश में इसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। खीस में दूध की अपेक्षा प्रोटीन, जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। कितनी? प्रोटीन की, मिनरल्स की और विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। खीस नवजात शिशु के लिए अत्यंत उपयोगी होती है, ठीक है। जो हमारा नया बेबी बॉर्न होता है उसके लिए बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि खीस में एंटी डिजीज मतलब रोग प्रतिरोधी जो एंटीबॉडीज हैं पाई जाती हैं, जो नवजात बछड़े को इम्यूनिटी देगी। क्या देती हैं? प्रतिरक्षा देती हैं। क्या देती हैं? प्रतिरक्षा देती हैं। क्या देती हैं? प्रतिरक्षा देती हैं, ठीक है। केस में लैक्टोएल्ब्यूमिन तथा ग्लोबुलिन प्रोटीन की अधिकता के कारण उबालने पर फट जाती हैं, ठीक है। जो हमारा दूध होता है, मिल्क होता है, स्टार्ट में मिल्क में जो है हमारा लैक्टो एल्ब्यूमिन पाई जाती है। कौन सी? लैक्टो एल्ब्यूमिन पाई जाती है, ठीक है। और कौन पाती है? ग्लोबुलिन पाई जाती है। ग्लोब्यूलिन पाई जाती है, ठीक है। इसके कारण जो हमारा मिल्क होता है वो क्या होता है? फट जाता है, जिससे कि यह खीस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाय का जो खीस होता है उसमें प्रोटीन 16%, भैंस में 21% पाई जाती है। गाय में 16%, भैंस में 21% प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। खीस जो होता है मृदुरेचक का काम करता है, जिससे नवजात पशु का पेट साफ होता है, ठीक है। मृदुरेचक का काम करता है मतलब जो इससे, जो हम लोग बोलते हैं ना डायरिया, जो दस्त वगैरह होता है, इसको दस्त का काम करता है, ठीक है, जिससे कि इसका पेट साफ हो जाता है। लेकिन खीस में जो लैक्टोज होता है दूध की अपेक्षा कम पाया जाता है, ठीक है। लैक्टोज की मात्रा दूध की अपेक्षा क्या होता है? कम पाया जाता है। लैक्टोज क्या होता था? लैक्टोज जो हमारा होता था वो दूध को मीठा करता था। लैक्टोज की क्या करता था? दूध को हमारे क्या करता था? मीठा करता था। क्या करता? दूध को हमारे मीठा करता था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला पॉइंट, हमारा सबसे मेन पॉइंट है कि अगर हम कोलेस्ट्रम दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम अपने नए बेबी को
जो गाय का बछड़ा या बच्चा हुआ है उसको अगर कोलेस्ट्रम दे रहे हैं तो उसके भार का 1/10 भाग देंगे, ठीक है। अगर वो 20 किलो का है, ठीक है, तो 1/10 भाग मतलब 10 दूनी 20, यानी उसको 2 किलोग्राम, कितना, 2 किलोग्राम ही उसे खींच देंगे, ठीक है, उसके भार का 1/10, ठीक है। अगला बात करते हैं गाय के घी का मानक जो स्टैंडर्ड होता है, किस टाइप से मान निकाला जाता है। रिचर्ड माइसल जो का मान जो है वो 26 से 28 होता है, ठीक है। पॉलीसंख्यी का 1.5 से 2 होता है। जो सपोनिफिकेशन या साबुनीकरण का मान होता है 222 से 226 होता है। जो मक्खन का अपवर्तनांक होता है 40.2 से 42.5 होता है। ऑलिक अम्ल की बात करते हैं 1.5% के नीचे होता है। क्रिस्नर मान की बात करते हैं 20 से 25 होता है। और पानी की बात करते हैं 0.5% से कम होता है, ठीक है। ये होता है हमारे घी का मानक, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, गाय एवं दूध के खीसों, जो खीस होती है उसके गुणों में भिन्नता की बात करते हैं। अगर ऊष्मा प्रभाव की बात करते हैं, गर्म करने पर स्कंदित नहीं होता, ठीक है। और जो ये जो खीस होता है गर्म करने पर स्कंदित हो जाता है। क्या होता है, गर्म करने पर स्कंदित हो जाता है। ये होता है दूध, ये होता है खीस, ठीक है। इसका अपेक्षिक घनत्व जो होता है 1.02 से 1.032 होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 1.040 से 1.080 होता है, मतलब इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। अम्लता की बात करते हैं 0.12 से 0.16%। और जो खीस होती है इसमें 0.20 से 0.40% होती है, ठीक है। वाटर की मात्रा 87.25%, इसमें 75.09%, ठीक है। फैट की बात करते हैं, फैट जो होता है दूध में 3.8% होता है। और जो खीस में फैट होता है उसमें 5.8% होता है, ठीक है। अगर प्रोटीन की मात्रा की बात करते हैं, जो मिल्क होता है उसमें 3.5% होता है। और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल या खीस होता है उसमें 17.5% होता है। लैक्टोज की बात करते हैं, जो हमारा मिल्क होता है उसमें 4.8% पाया जाता है। अगर हम कोलेस्ट्रम की बात करते हैं इसमें 2.18% पाया जाता है। क्या, लैक्टोज क्या पाया जाता है, 2.18% लैक्टोज पाया जाता है। इसमें लैक्टोज कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। बाकी सभी चीज़ें लगभग ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं लैक्टोज और वाटर को छोड़ के। वाटर इसमें कम पाया जाएगा और लैक्टोज कम पाया जाएगा दूध से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पशुओं में जो आयु निर्धारण होता है, किस तरीके से आयु निर्धारण करते हैं। तो पशुओं में आयु निर्धारण होता है, किस तरीके से आयु का निर्धारण करते हैं, ठीक है। आयु निर्धारण की 5 विधियां हैं। पशुओं को देखकर, उनकी दशा देखकर, ठीक है। अगर उनकी शारीरिक दशा या पशुओं को देखना, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। कोई पशु है उसे हम अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें उस अपने अंदाजे से, अनुमान से जो चीज़ें हमें समझ में आती है उसको हम देखते हैं। वो उसकी आयु का निर्धारण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं शारीरिक दशा देख के, जिसे हम त्वचा देखते हैं, आंखें देखते हैं, थन देखते हैं, ये सभी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। दूसरा आता है पशुओं के खुर देख के। यह एक सीधी विधि नहीं है, जो पशुओं का खुर देखना है यह एक सीधी विधि नहीं है, इसीलिए इसे नहीं माना गया। पशुओं के सींग देखकर, 3 वर्ष की आयु तक एक छल्ला सींगों पर दिखाई देता है, फिर प्रत्येक 1 वर्ष एक छल्ला बन जाता है। मतलब जब पशु 3 साल का होता है तब पहला छल्ला बनता, उसके बाद चौथे साल का होता तब एक बन जाता, 5वें साल का होता तब एक बन जाता। मतलब 3 साल के बाद हर एक साल के बाद एक नया छल्ला उसकी सींग पे बनता। उसी के द्वारा हम लोग पशु की आयु को निकालते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, पशु की आयु जो होती है बराबर 2 प्लस सींग पर बने छल्लों की संख्या, 2 प्लस सींग पर बने छल्लों की संख्या। मतलब 2 वर्ष तक तो नहीं बनता, फिर तीसरे वर्ष पहला छल्ला बनता है, चौथे वर्ष दूसरा बनेगा, 5वें वर्ष दूसरा तीसरा बनेगा। इसी तरीके से 2 साल के बाद हर साल प्रत्येक साल एक छल्ला बनता है, ठीक है। अगला बात देखते हैं, अगला है हमारा पशुओं के दांत देखकर। यह आयु ज्ञात करने का सर्वोत्तम और वैज्ञानिक विधि है। दांतों के प्रकार की बात करते हैं, ठीक है। इसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। पहला होता है कृंतक, ठीक है। 1 मिनट लेंगे, पानी पीते हैं थोड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कृंतक की बात करते हैं।
तो कृंतक को हम क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कृंतक को क्या कहेंगे, इंसीजर कहेंगे। केवल 4 नीचे जबड़े में 4 जोड़ी पाए जाते हैं, ये केवल नीचे जबड़े में पाए जाते हैं। इंसीजर क्या होते हैं, केवल नीचे जबड़े में 4 जोड़ी पाए जाते हैं, मतलब 8 दांत होते हैं। ठीक है, कील होता है, एक क्या होता है, एक होता है हमारा कील, इन्हें कहते हैं कैनिन। क्या होता है, कैनिन होते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं में अनुपस्थित होते हैं। ये जो जुगाली करते हैं इसमें नहीं होते। ये दांत काटने वाले पशुओं में पाए जाते हैं, जैसे हमारा कुत्ता हो गया, शेर हो गया, जो हमारे काटने वाले जानवर हैं इनमें ये दांत पाए जाएंगे। कौन से, कील या कौन से, कैनिन। ठीक है, अग्रदांत जिन्हें प्रीमोलर कहते हैं, ये 3 जोड़ी ऊपर होते हैं, 3 जोड़ी नीचे जबड़े में होते हैं। ठीक है, अगला होता है मोलर, जिन्हें दाढ़ कहते हैं। दाढ़ जो हमारी होती है ना साइडों में, ये स्थायी दांत के सूत्र होते हैं, 3 जोड़ी ऊपर नीचे दोनों जबड़ों में पाई जाती है। ठीक है, 3 जोड़ी जो होती है दोनों जबड़ों में पाई जाती है। ठीक है, मतलब ये कितने हो गए, 3 जोड़ी, ये हो गए कितने, 6 हो गए। ठीक है, ये तो इसमें पाए नहीं जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने दांत होते हैं अस्थाई, इनको हम नीचे देखेंगे, जो हमारा फार्मूला है उसको देखेंगे। ठीक है, जो अस्थाई दांत की बात करते हैं तो ये हो गया इंसीजर, ये हो गया कैनिन, ये हो गया प्रीमोलर, ये हो गया मोलर। ठीक, अस्थाई दांत की बात करते हैं तो ये जो ऊपर का जो रेशियो से ऊपर का भाग दिख रहा है, मतलब ये ऊपरी हिस्सा है और ये नीचे का भाग है। तो अगर हम अस्थाई दांत की बात करते हैं तो इंसीजर ऊपर 0 पाए जाएंगे, नीचे 4 जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, वही प्रीमोलर जो आपके कैनिन्स होते हैं वो जानवरों में पाए नहीं जाते हैं। प्रीमोलर की बात करें 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे। मोलर की बात करें ना तो ऊपर पाए जाएंगे ना नीचे पाए जाएंगे। और टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं। मतलब 4 दूनी 8 ये हो गए, 3 दूनी 6 ये हो गए और 3 दूनी 6 हो गए, यानी टोटल 6 6 12 8 20 हो गए। ठीक है, अस्थाई दांत की बात करते हैं, ये क्या होगा, ये स्थाई दांत हो गए। ये क्या हो गए, ये स्थाई दांत हो गए। ठीक है, स्थाई, ये अस्थाई नहीं, ये स्थाई दांत होंगे। जो इंसीजर होते हैं ऊपर नहीं पाए जाते। इंसीजर क्या होते हैं, ऊपर नहीं पाए जाते, नीचे पाए जाते हैं, यानी 4 जोड़ी पाए जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। कैनिन जानवरों में पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, जो हम एनिमल हस्बेंड्री में जानवर पढ़ते हैं उसमें कैनिन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, प्रीमोलर की बात करते हैं, 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे, यानी 6 ये हो गए और 6 ये हो गए। ठीक है, मोलर की बात करते हैं, 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे, यानी 6 ये 6 यानी 6 6 12 6 18 6 24 24 8 32। टोटल कितने दांत हो गए, 32 हो गए हमारे। कितने हो गए, 32, यानी स्थायी रूप से 32 पाए जाते हैं, अस्थायी रूप से 20 पाए जाते हैं। ठीक है, कैनिन नहीं पाए जाते हैं। कौन से, कैनिन जो होते हैं दांत वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थायी दांत निकलने की आयु क्या होती है। जो इंसीजर निकलते हैं वो 2 से 2.5 साल की उम्र में निकलते गाय भैंस में। प्रीमोलर की बात करते हैं, जो आगे की दाढ़ निकलती है वो 2 से 2.5 वर्ष की उम्र में निकलती गाय भैंस में। मोलर की बात करते हैं, जो आगे की दाढ़ होती है, ठीक है, वो 6 महीने की उम्र में गाय भैंस में निकलने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा एनिमल होता है, कुल 4 जोड़ी अस्थायी दांत होते हैं, जो 8 दांत निचले जबड़े में पाए जाते हैं। ये क्रमशः 1 सप्ताह के अंतराल पर निकलते हैं। ठीक है, पशुओं की में कुल 4 जोड़ी कृंतक दांत पाए जाते हैं। कितने, 4 जोड़ी कृंतक दांत पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। ठीक है, स्थायी दांतों का प्रथम जोड़ा 2 वर्ष की उम्र, वह शेष 3 जोड़े 1 वर्ष के अंतराल पर पाए जाते हैं। 5 से 6 वर्षों में सभी दांत विकसित हो जाते हैं। कितने, 5 से 6 साल में पूरे के पूरे दांत विकसित हो जाते हैं तथा इनकी उम्र 12 वर्ष तक होती है। मतलब दांतों की उम्र कितनी होती है, 12 वर्ष तक होती है। अभिलेखों द्वारा आयु निर्धारण की यह विधि बड़े फार्मों पर प्रचलित है। ठीक है, मतलब बहुत बड़े बड़े जो फार्म होते हैं जहाँ बहुत सारे जानवर पाले जाते हैं वहाँ ये विधियाँ जो है प्रचलित हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि है तो ये जरूर प्रचलित होगी, क्योंकि बड़े लेवल पे वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री का काम हो रहा है। ठीक है, पशुओं को चिन्हित करने की विधियाँ। चिन्हित क्यों करते हैं, कि हम पशुओं को जान सकें कि जिस, मान लिया हमारा कोई पशु बीमार है, ठीक है, तो ऐसे तो हम इंसानों में जैसे नाम रखते हैं ना, तो ऐसे तो उनका नाम तो होगा नहीं, रीता गीता सीता जो भी है हमने बुलाया वो आ गए। तो उनको हम क्या करते हैं, उनकी टैगिंग करते हैं। क्या करते हैं, उनकी टैगिंग करते हैं। ठीक है, या उनको चिन्हित करते हैं। ठीक है, तो चिन्हित कई तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैगिंग करते हैं। टैगिंग क्या होता है,
गाय एवं भैंस के कानों में एवं मुर्गियों के पंखों में पैरों में प्लास्टिक के छल्ले डालते हैं या धातु की पतली पत्ती का उपयोग करते हैं। ठीक है, यह सरल और सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। ठीक है, मतलब जो हमारी गाय होती है, मान लो उसके कान में हमने कुछ डाल दिया छल्ला जैसा, तो हमें पता चल गया ना वो किस किस तरीके की गाय है, किस लिए हमने ये चीज़ डाली। ठीक है, अगला हम बात करते हैं दागना, ब्रांडिंग करते हैं। ठीक है, ठंडा और गर्म दागना, स्थायी विधि दोनों। मतलब हम क्या, हमने लोहे का कोई रॉड लिया, उसे गर्म कर लिया, ठीक, आग में गर्म कर लिया, उसको ले जाके जो हमारे जानवर है उसकी स्किन पे जाके चिपका दिया, तो उसकी जो स्किन होगी वहाँ की जो है जल जाएगी, जिससे कि टैगिंग या वो दाग बन जाएगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कान काटना या ईयर नोचिंग करना, सुअर के लिए प्रसिद्ध विधि है। अगर सुअर की बात करते हैं, सबसे प्रसिद्ध विधि है कौन सी, कान काटना। ठीक है, टैटूइंग करना, बकरियों के कानों पर छेद करके टैटू का चिन्ह बनाया जाता है। ठीक है, बकरियों के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, टैटूइंग करना। अगला हमारा पेंटिंग करना या रगड़ना, भेड़ों में सबसे प्रचलित कौन सी, पेंटिंग करना। पेंटिंग करना या रगना, ठीक है, उसे रंग देते हैं या पेंट कर देते हैं, किस में प्रचलित है, भेड़ों में या सीप में हमारी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला हमारा डॉकिंग। डॉकिंग क्या होता है, डॉकिंग होता है भेड़ों में पूंछ को काटना, किसे डॉकिंग कहते हैं। ठीक है, मान लिया भेड़ की हमने पूंछ काट दी। ठीक है, ये हमारी मान लो भेड़ है, इसकी हमने पूंछ काट दी। ठीक है, इसकी हमने जब पूंछ काट दी तो हमें पता चल गया ना, इसको हमने टैग जैसा लगा दिया, इसकी निशानी हमने बना दी। टैगिंग का मतलब ये होता है, मान लो निशानी बनाना। ठीक है, तो इसको हमने पूंछ काट के इसकी निशानी बना दी, एक तो ये विधि होगी। अगला हम बात करते हैं पूंछ इलास्ट्रेटर द्वारा 1 से 2 सप्ताह की आयु में काटी जाती है। जो टैगिंग डॉकिंग की पूंछ होती है, डॉकिंग में जो पूंछ काटी जाती, कब काटी जाती, 1 से 2 सप्ताह की आयु में। ठीक है, किससे, इलास्ट्रेटर द्वारा। अगला हम बात करते हैं डिहॉर्निंग, मतलब पशुओं को जो है सींग रोधन के हिसाब से उनको उनकी सींगें हटाना। ठीक है, जो पशुओं की सींगें हैं उन्हें हटाना, उसे क्या कहते हैं, डिहॉर्निंग या सींग रोधन कहते हैं। कैसे करते हैं, एक तो करते हैं कास्टिक छड़ द्वारा। कैसे करते हैं, कास्टिक छड़ द्वारा, ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। यह रसायन विधि या वैज्ञानिक विधि में मानी जाती है। इसमें कास्टिक छड़ को सींग पर कलिका तक रगड़ते हैं, जो जैसे हमारी ये जो सींग होती है, ठीक है, यहाँ पे जो इसकी बड होती है, यहीं से तो निकलेगी ना सींग, तो इसी कलिका पे हम जो रगड़ते हैं, कब वो करते हैं, 7 से 15 दिन की आयु में करते हैं। मतलब हमारा मान लो 1 तारीख को बच्चा बॉर्न हुआ, तो हम लोग 7 से लेके 15 तारीख के बीच में ये विधि करेंगे, क्योंकि तब तो बड ही निकल रही होगी ना। जब पूरी सींग निकल जाएगी तब थोड़ी ना ये विधि अपनाई जाएगी, ये बड पे अपनाई जाती है। जब इसे हल्का हल्का रगड़ते रहते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जब खून निकलने लगता है, ठीक है, जब सींग से खून निकलने, बड से खून निकलता है, तो खून में वो कास्टिक जो हमारा होता है, ठीक है, केओएस जो होता है, वो खून में मिल जाता है, जो कि वहाँ की जो सेल्स होती हैं या वहाँ की जो नसें होती हैं उन्हें खराब कर देता है, जिससे कि वो सींग जो है नहीं निकलती। अगला है आरी द्वारा। अधिक उम्र के पशुओं में आरी से सींगों काटते, मान लो 7 से 15 दिन के अंदर हमने नहीं निकाला, सींगें बड़ी हो गई, तो उन्हें कैसे हटाएंगे, उन्हें आरी से काटेंगे। ठीक है, अगला हम बात करते हैं विद्युत डिहॉर्नर द्वारा, जो हमारा इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर होता है। ठीक है, यह विधि बछड़ों के लिए सुरक्षित है, परंतु भारत में कम प्रचलित है। प्रजनन द्वारा, सींग रहित नर एवं सींग युक्त मादा का संग्रहण कराने पर सींग रहित संतति प्राप्त होती है। मान लो जो एक मेल है उसके सींग नहीं है, ठीक है, और जो मादा है, ठीक है, उसके सींग है, तो अगर उसका हम क्रॉस कराते हैं तो उससे भी सींग रहित संतति जो हमारी जनरेशन होती है सींग रहित पैदा होती है। अगला बात करते हैं पशुओं का बधियाकरण। पशुओं का बधियाकरण या कैस्ट्रेशन की बात करते हैं। कैस्ट्रेशन क्या होता है, पशुओं के बधियाकरण की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हम इसके वृषण होते हैं, वृषण कह दें, टेस्टिकल्स कह दें, वृषण हो गया, टेस्टिकल्स हो गया, अंडकोश हो गया, जो भी आपको समझ में आए आप कह सकते हैं या समझ सकते हैं। तो इनको जब हम हटा देते हैं तो क्या होता है, उस विधि को हम लोग बधियाकरण कहते हैं। ठीक है, इसको करते क्यों, ये इसलिए करते हैं, इसका पर्पज़ क्या होता है, पर्पज़ ये होता है जो हमारे ड्रॉट वेराइटीज ब्रीड होती हैं, ठीक है, जिनसे हम लोग काम लेते हैं, ठीक है, तो उनके जो मेल होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उनसे हमें काम लेना है ना,
तो काम लेने के लिए हम क्या करते हैं, उनको काम लेने के लिए उनकी जो ये टेस्टिकल्स होते हैं उनको हटा देते हैं, जिससे कि ये होता है कि जो उनका जितना भी पावर या जितनी भी एनर्जी हो रही हो वो इनके शरीर में कंजर्व हो जाती है। ठीक है, जब कंजर्व हो जाएगी तो वो जो मेल होगा वो कैसा होगा, एकदम सुडौल और हष्टपुष्ट और बहुत ज़्यादा काम के लायक होगा। इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग कैस्ट्रेशन करते हैं या बधियाकरण करते हैं। ठीक है, नर पशु की प्रजनन शक्ति नष्ट करना और बधियाकरण कहलाता है। ठीक है, बधियाकरण 8 से 10 सप्ताह की आयु में किया जाता है। कब किया जाता है, 8 से 10 सप्ताह की वीक में कर दिया जाता है। ठीक है, 8 से 10 सप्ताह में कर दिया जाता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं बर्डीजो कैस्ट्रेटर के द्वारा। यह पशु को गिराकर अंडकोशों को इस यंत्र के भीतर रखकर शुक्रवाहिनी को यंत्र के जबड़े से 2 बार जोर जोर से दबाते हैं। ठीक है, इस विधि से 6 माह की उम्र के बच्चों को बधियाकृत किया जाता है। पशुओं का बधियाकरण मुख्यतः शीत ऋतु में किया जाता है, मतलब ठंडी के मौसम में पशुओं का बधियाकरण किया जाता है। क्यों, क्योंकि ठंडी का मौसम जो होता है उसमें जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं थोड़ा ठंडे रहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी क्षति होती है या कोई भी इन्फेक्शन होने का चांस जो होता है बहुत कम रहता है, इसीलिए हम लोग शीत ऋतु में करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलेस्ट्रेटर के द्वारा। किसके द्वारा, एलेस्ट्रेटर के द्वारा। इसमें अंडकोशों के ऊपर रबड़ की सख्त छल्ला चढ़ाते हैं। ठीक है, जो हमारा अंडकोश होता है उसके ऊपर रबड़ का हम लोग सख्त छल्ला चढ़ाते हैं। ठीक है, और जो प्रौढ़ सांड को जनन अयोग्य करना नसबंदी कर, जिसे हम क्या कहते हैं, टीजर बुल कहते हैं। क्या कहते हैं, टीजर बुल। इसका भी हमें भी आपको उपयोग बताएंगे, टीजर बुल का उपयोग क्या होता है। ठीक है, टीजर बुल का उपयोग क्या होता है और टीजर बुल होता क्या है। टीजर सांड के जनन अंग सक्रिय होते हैं लेकिन शुक्रवाहिनियों को काट देते हैं, जिससे कि शुक्रवाहिनियों का निर्माण नहीं होता। टीजर बुल हम बनाते क्यों हैं, टीजर बुल हम इसलिए बनाते हैं। ठीक है, टीजर बुल को हम किसी ग्रुप, जो गाय का ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। ठीक है, तो हर्ड में हम टीजर बुल छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, हम ये पता लगाने के लिए टीजर बुल को छोड़ते हैं कि कौन सी गाय का जो हीटिंग पीरियड चल रहा है, कौन सी गाय हीट पे है। ठीक है, तो उसमें हम टीजर बुल के जो उसका जो गले का भाग, नीचे का भाग होता है, वहाँ पे हम निशान एक पेंट लगा देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे पेंट लगा देते हैं। तो जो टीजर बुल होता है उसे सीमेन तो बाहर निकलता नहीं है क्योंकि वो नसबंदी हो जाती है, लेकिन उसमें जनन क्षमता होती है। ठीक है, जो जनन अंग होते हैं वो तो सक्रिय होते हैं, लेकिन उसके जो सीमेन होता है वो नहीं निकलता है। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें जब हम टैटू लगा देते हैं या पेंटिंग कर देते हैं तो जो गाय हमारी हीट में या जो काऊ हमारी हीट में होती है ये उस पे जाके चढ़ जाता है। जब चढ़ जाता है तो हमें पता लग जाता है कि जिस गाय के पेंट लग गया है तो वो हीटिंग पीरियड में आ जाएगी। तो टीजर बुल का बस इतना काम होता है किसी गाय को ये पता लगाना कि वो हीटिंग पीरियड में है कि नहीं है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं पशु आहार की। गायों को सामान्यतः 2.5 किलोग्राम जो ड्राई मैटर है पर 100 किलोग्राम वेट के हिसाब से प्रतिदिन देना चाहिए। अगर 100 किलोग्राम वेट है तो उसको 2.5 किलोग्राम, इसी तरीके से 200 किलोग्राम है तो 5 किलोग्राम ड्राई मैटर देना चाहिए। इसी तरीके से अगर 400 किलोग्राम है तो कितना, 10 किलोग्राम ड्राई मैटर देना चाहिए। कितना, 10 किलोग्राम। ठीक है, इसी तरीके से हर 100 किलोग्राम पे 2.5 किलोग्राम ड्राई मैटर देते हैं। भैंस को 3 किलोग्राम देते हैं हर 100 ग्राम पे। ठीक है, औसर बछिया बैल सांड को 2.5 किलोग्राम देते हैं पर 100 ग्राम पर। ठीक है, जैसा गाय को देते हैं वैसे और सभी को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पशुओं को दिया जाने वाला कुल आहार। शुष्क आहार में 2/3 भाग चारे, जो चारा होता है उसके रूप में, चारे में 2/3 भाग सूखा चारा, 1/3 भाग या 35% हरा चारा एवं 1/3 भाग रातब या कंसनट्रेट के रूप में दिया जाता है। रातब कंसनट्रेट क्या होता है, इसमें न्यूट्रिएंट वगैरह दिए जाते हैं, मिनरल दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब इसका ये है, इसको थोड़ा जूम पॉइंट बड़ा कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इसको ड्राई मैटर दिया जाता है, क्या ड्राई, जो इसको ड्राई मैटर दिया जाता है, ठीक है, उसमें 2/3 जो होता है चारा होता है। कितना, 2/3 जो है चारा होता है। ठीक है, और उस चारे में 2/3 भाग जो होता है सूखा चारा होता है। क्या होता है, सूखा होता है। ठीक है, और 1/3 भाग हरा चारा देते हैं। 1/3 भाग हरा चारा देते हैं। ठीक है,
मान लिया हम लोग 100 किलोग्राम 20 किलोग्राम कुल आहार दे रहे हैं, कितना 20 किलोग्राम दे रहे हैं, ठीक। तो 20 किलोग्राम की बात करते हैं तो 20 किलोग्राम का 2/3, 20 किलोग्राम का 2/3 क्या हो जाएगा, लगभग 12 किलोग्राम, ठीक है। 12 किलोग्राम हम क्या देते हैं, चारा देते हैं। इस 12 किलोग्राम में 2/3 भाग, यानी कि 8 किलोग्राम हम सूखा चारा देंगे, ठीक है। और क्या 4 किलोग्राम हम हरा चारा देंगे, ठीक है। लगभग 35% हरा चारा देंगे, इसी तरीके निकालेंगे, ठीक है। और 1/3 भाग कंसनट्रेट देंगे जिसमें मिनरल मिलता है। सूखा व हरे चारे का भाग 3:1 होता है, कितना होता है, 3:1 होता है। पशुओं को रातब या जो इसे कंसनट्रेट कहते हैं 70% जो है प्रोटीन होनी चाहिए, 7% कुल जो है पाँच पदार्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 पदार्थ, 7%, और और 5 प्रोटीन जिसे हम क्या बोलते हैं, 70% जो है प्रोटीन होनी चाहिए, ठीक है। डाइजेस्टिव जो प्रोटीन होती है 70%, और डाइजेस्टिव जो मैटर होता है कितना, 7% होना चाहिए। दूध उत्पादन के लिए गाय को 1 किलोग्राम कंसनट्रेट पर 3 किलोग्राम दूध पर भैंस का 1 किलोग्राम रहता है 2.5 किलोग्राम दूध पर दिन। मतलब अगर कोई गाय 3 किलोग्राम दूध भी दे रही है तो उसको 1 किलोग्राम कंसनट्रेट देंगे, कितने, 1 किलोग्राम। अगर कोई कोई भैंस 2.5 किलोग्राम दूध दे रही है तो उसको 1 किलोग्राम कंसनट्रेट देंगे, ठीक है। जीवन निर्वाह के लिए गाय को 1 किलोग्राम, भैंस को 1.5 किलोग्राम कंसनट्रेट देंगे। जीवन निर्वाह के लिए 1 किलोग्राम और 1.5 किलोग्राम। गाय को 5 माह के गर्भ के बाद छठे महीने से गर्भ राशन देना चाहिए। दुधारू गाय को 30 से 40 ग्राम नमक देना चाहिए डेली, कितना, 30 से 40 डेली। अगला हम लोग बात करते हैं मूंगफली की खली। नाइट्रोजन अधिक होने के कारण प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। कौन, मूंगफली की खली। अगला हम बात करते हैं साइलेज की। हरे चारे को प्राकृतिक रूप से हवा रहित गड्ढों में फर्मेंटेशन क्रिया के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे साइलेज कहते हैं, ठीक है। साइलेज में चारे के पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता, ठीक है। जो हमारा चारा होता है, ठीक है, उसमें जो न्यूट्रिएंट लॉस होता है, ठीक है, उसका ह्रास या लॉस नहीं होता, क्योंकि हवा रहित गड्ढों में चारे को सुरक्षित रखने के लिए किण्वन क्रिया से लैक्टिक एसिड व CO2 गैस पैदा होती है जो हरे चारे को परिरक्षित रखती है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं साइलेज का जो पीएच होता है कितना होता है, 4 होता है। साइलेज का पीएच कितना होता है, 4 होता है। साइलो क्या होता है, जिस हवा रहित स्थान पर साइलेज बनाया जाता है वह स्थान क्या होता है, उस स्थान को साइलो कहते हैं। अच्छी साइलेज के गुण क्या होते हैं, अच्छी साइलेज अधिक कार्बोहाइड्रेट और मुलायम रसीले तना युक्त होते हैं, जैसे मक्का का, ज्वार का, इससे बनाई जा सकती। सबसे अच्छा साइलेज मक्का से बनाया जाता है। साइलेज का मृदु स्थावर या रेचक जो है चारा है, ठीक है। साइलेज बनाते समय फसल में जो ड्राई मैटर है 35 से 40% तक होना चाहिए, तथा जो मॉइस्चर है 60 से 65% होना चाहिए। कितना, 60 से 65% मॉइस्चर, और जो ड्राई मैटर है कितना, 35 से 40% होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइलेज कम से कम 3 महीने या 12 महीने में बनकर तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर अच्छा साइलेज बनाना है तो कम से कम 3 महीने या 12 महीने लगना चाहिए, ठीक है। साइलेज बनाने के लिए फसलों को दानों एवं दूध बनते समय दूधिया अवस्था में काटते हैं, ठीक है। अगर मक्का में दाने पड़ रहे हैं या उसका मक्का जो है दूधिया अवस्था पे है तो उस समय हम मक्का को काट लेंगे, जिससे कि साइलेज बनाने में अच्छा हो, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का हमारा साइलेज बन सके। अगला हम बात करते हैं हे की। हे क्या होता है, हरे चारे को फूल आने की अवस्था पर काट कर खुली जगह पर सुखाकर संग्रहित करना, उसे हे कहते हैं, ठीक है। हे में जो ड्राई मैटर होता है 80 से 85% होता है। साइलेज में कितना, 30 से 35% था, ठीक है। नमी कितनी, 15%। उसमें नमी कितनी थी, 60 से 70% थी। कितनी थी, 60 से 70% लगभग थी, ठीक है। जो अच्छी है बनाते हैं उसमें बरसीम, रिजका आदि फसलों को लिया जाता है। तो मेन कौन सी है, बरसीम। ये बनाने हैं चारे में प्रचुर मात्रा प्रोटीन जो होती क्रूड होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए बरसीम, रिजका, ग्वार, मूंग आदि दलहनी फसलों के चारे हे बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवड़ घास की, जिसे कहते हैं लेस्यूरस सिंडिकस। क्या कहते हैं, लेस्यूरस सिंडिकस कहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। इसे कहते हैं लेस्यूरस सिंडिकस। यह जैसलमेर पाई जाने वाली मुख्य घास है।
जो पशुओं के लिए अत्यधिक पौष्टिक और वायु अपर्दन को रोकती है। ठीक है। सूखे चारे को यूरिया द्वारा उपचारित करना। सूखे चारे को की गुणवत्ता और उसके पोषण मान को बढ़ाने के लिए यूरिया के 1 से 2% घोल से उपचारित किया जाता है। चारे को यूरिया से उपचारित कर 21 दिन तक ढकते हैं। ठीक है। अगर हम सूखा कोई चारा बना रहे हैं तो उसमें यूरिया का 1 से 2% घोल डालेंगे। ठीक है। उसे 21 दिन तक ऐसे ही रख देंगे। कितने? 21 दिन तक ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है। अगला हम बात करते हैं पशुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जो करते हैं पशुओं का। एक तो होते हैं जुगाली करने वाले, जिन्हें क्या बोलते हैं? रोमंथी या रूमन वाले बोलते हैं। एक तो जो बिना जुगाली वाले, जिन्हें अरोमंथी या रूमेन बोलते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं का पेट 4 भागों में होता है। एक रूमेन होता है, रेटिकुलम होता है, ओमेजम होता है, एबोमेजम होता है। अंतिम भाग व असली अमाशय होता है। अंतिम भाग और असली भाग कौन सा होता है? अमाशय होता है। और जो ये होता है किसमें किसमें होता है? गाय भैंस भेड़ बकरी, गाय भैंस भेड़ बकरी में होता है। अपवाद के रूप में ऊँट, ऊँट भी रूमेन में आता है, लेकिन इसका जो भाग होता है इसमें 3 भाग होते हैं। इसे स्यूडो रूमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडो रूमिनेंट बोलते हैं। इसमें पेट में 4 भाग होते हैं, इसके पेट में 3 भाग होते हैं। ठीक है। बिना जुगाली वाले बात करते हैं तो जुगाली नहीं करने वाले पशुओं का पेट 1 भाग एबोमेजम में विभक्त रहता है। एबोमेजम को सत्य पेट या ट्रू स्टमक बोला जाता है। क्या बोला? ट्रू स्टमक बोला जाता है। जैसे घोड़े में होता है, गधे में होता है, हाथी में होता है, सुअर में होता है, खरगोश में होता है। ठीक है। इसे ट्रू रूमिनेंट बोला जाता है। अगला हम बात करते हैं भारत की व राजस्थान की 20वीं जनगणना 2019 पशुगणना की बात करते हैं। ठीक है। हम लोग भारत की पढ़ेंगे। ठीक है। भारत की बात करें तो गाय कितनी है? 19.25 करोड़ है। ठीक है। भैंस 10.99 करोड़ है। ठीक है। भेड़ की बात करते हैं 7.43 करोड़ है। ठीक है। इसमें जो वृद्धि किसकी हुई? सबसे ज़्यादा भेड़ों की हुई। कितनी? 14% हुई। ठीक है। अगला बात करते हैं बकरी की। इसमें बकरी की जो वेराइटी जो कितनी है? 14.89 करोड़ है। ठीक है। ऊँट की बात करते हैं 2.52 लाख करोड़ है, 2.52 करोड़ है। और टोटल जो हमारे हैं वो कितने हैं? 535.78 मिलियन या 53.58 करोड़। कितने हैं? 53.58 करोड़। ठीक है। भारत में वर्तमान पशुधन वाले राज्य। ठीक है। इसमें हम देखेंगे कौन से राज्य किस चीज़ में आगे हैं, कौन से पशुओं में आगे। अगर गाय की बात करते हैं तो पहले स्थान पे कौन है? पश्चिम बंगाल है। भैंस में उत्तर प्रदेश है। भेड़ में तेलंगाना है। बकरी में राजस्थान है। ऊँट में राजस्थान है। और टोटल की बात करते हैं तो कौन है? उत्तर प्रदेश है। टोटल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है। दूसरे स्थान पे गाय में उत्तर प्रदेश, भैंस राजस्थान में, भेड़ दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश में है, बकरी दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल में है, और ऊँट जो है दूसरे स्थान पे गुजरात में है। ऑल ओवर दूसरे स्थान की बात करें तो कौन है? राजस्थान में। मतलब उत्तर प्रदेश राजस्थान आगे पीछे ही है। ठीक है। अगली बात करते हैं, ये तो राजस्थान का है, इंडिया का पढ़ते हैं। ठीक है। अगला है हमारा भारत में 20वीं पशु गणना 2021 में सर्वाधिक संख्या में बढ़ोतरी क्रमशः बकरी की 17.71 मिलियन टन हुई, भेड़ की 9.2 मिलियन और भैंस में 1.15 मिलियन। मतलब सबसे ज़्यादा बढ़ी कौन है? बकरियां। ठीक है। कितनी? 13.71 मिलियन। बाद में 20वीं पशु गणना 2019 में सर्वाधिक पशुधन की प्रतिशत बढ़ोतरी। सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कौन बढ़ा है? मिथुन बढ़ा है 26.66%। ठीक है। उसके बाद मुर्गी 16.8%, भेड़ 14.13%। ठीक है। बकरी 14.13, दोनों सेम सेम बढ़ी हैं। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज की बढ़ने में बात करें तो मिथुन हो गया, और अगर जनगणना की बात करें सबसे ज़्यादा संख्या में कौन बढ़ा है तो बकरी हो गई। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ हम लोग शब्दावलियाँ पढ़ते हैं। ठीक है। शब्दावलियों की बात करते हैं तो एक होता है एल्बोरस। क्या होता है? एल्बोरस। इस एल्बोरस किसे कहते हैं? स्तन ग्रंथियों पे एक छोटी संरचना जिसमें दूध का निर्माण होता है। ठीक है। उसे कहते हैं एल्बोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्बोरस। एनोरेक्सिया क्या होता है? भूख ना लगना। किसी पशु को भूख नहीं लग रही तो उसे क्या हो गया? उसे एनोरेक्सिया हो जाता है। जैविक मूल की बात करते हैं, बायोलॉजिकल वैल्यू की बात करते हैं। ठीक है। पशु शरीर के भीतर प्रतिशत उपयोग आने वाली प्रोटीन, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल वैल्यू या जैविक मूल्य कहते हैं। ठीक है। क्रूड फाइबर की बात करते हैं, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन आदि से बना
यह सूखे चारे में उच्च और अनाज में कम होता है। ठीक है, जो सूखा चारा होता है उसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन ये सभी ज़्यादा होते हैं, अनाज में कम होता है। कलिंग की बात करते हैं, स्वस्थ जानवरों से रोगग्रस्त जानवरों को अलग करना, उसे कहते हैं कलिंग। कास्टिंग की बात करते हैं, जानवरों को ज़मीन पर पटकना, ज़मीन पर जब गिरा देते हैं जानवरों को रस्सी से बांध के, उसे कहते हैं कास्टिंग। डॉकिंग क्या होता है, भेड़ की पूंछ को काटना, उसे डॉकिंग कहते हैं। ठीक है, फ्लशिंग क्या होता है, जो गर्भवती भेड़ होती हैं उनकी आंतरिक सांद्रता खिलाना क्या होता है, फ्लशिंग होता है। ठीक है, अतिरिक्त सांद्रता की बात करते हैं, जो अतिरिक्त हम उसे न्यूट्रिएंट या खाना देते हैं, आहार देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग फ्लशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग फ्लशिंग कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं डिहॉर्निंग की। 10 दिनों की उम्र के भीतर बकरी में उभरते सींग का हटाना, उसे क्या कहते हैं, डिहॉर्निंग कहते हैं। मोहियर क्या होता है, मोहियर अंगोरा नस्ल की बकरी के बाल, मुलायम सफ़ेद ऊन, कपड़ों की भारी मांग, इसे क्या कहते हैं, इसे मोहियर कहते हैं। पश्मीना क्या होता है, पश्मीना जो है बकरी कश्मीरी बकरियों का अंडरकोट, कपड़ों की बड़ी मांग में नरम ऊन होती। ठीक है, पश्मीना क्या होता है, नरम ऊन होती। पाइका की बात करते हैं, आमतौर पर भोजन नहीं मानी जाने वाली सामग्री के लिए एक भूख है। ठीक है, जैसे कि फास्फोरस की कमी वाले जानवरों में देखी जाती है, यह एक वंचित भूख है। ठीक है, पाइका क्या होता है, यह एक भूख है। ठीक है, जो कि जिसमें फास्फोरस की कमी पाई जाती है, उसमें ये पाइका पाई जाती है। ठीक है, यौवन या पुबर्टी किसे कहते हैं, जीवन की वह जिस पर सबसे पहले जनन अंग क्रियाशील होते हैं। यह मादा में एस्ट्रस और ओव्यूलेशन की विशेषता और नर में वीर्य उत्पादन का होना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला है हमारा सुडरा ऊंट की सामान्य बीमारी जो प्रोटोजोआ के कारण होती है। सुडरा जो ऊंट की सामान्य बीमारी है। दुग्ध जनित बीमारियां जैसे तपेदिक हो गया, आंत जो जिसे मिल्क फीवर बोलते हैं, अतिसार हो गया, हैजा हो गया, आंत शोथ हो गया, ये सारी की सारी कौन है, दुग्ध जनित बीमारियां हैं। ठीक है, दूध से होती हैं। गाय एवं भैंस में दूध बाईं ओर बैठ कर निकालते हैं, किसमें, दूध में, दूध को बाईं ओर बैठ के निकालते हैं। दूध का स्राव या सेक्रेशन को बढ़ाने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। ठीक, उसका सेक्रेशन कौन बढ़ाता है, प्रोलैक्टिन, उसको उतारता कौन है, ऑक्सीटोसिन। पशु को पासवाने या लेट डाउन करने हेतु कौन सा हार्मोन काम करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है। दूध की अम्लता 0.2% से अधिक होने पर दूध फट जाता है, कितना, 0.2% से अधिक। ठीक है, लैक्टोमीटर या दुग्ध मापी में 0 से 40 तक उसमें डिग्री होती है, अंकित कोट होते हैं। घी में 99% फैट पाया जाता है, 0.5% से कम जल पाया जाता है, 0.5% जिसमें स्वतंत्र वसा पाई जाती है, कितनी, 0.5%, कितनी, 0.5% स्वतंत्र वसा पाई जाती है। अगला हम लोग बात करते हैं, अगला हमारा दूध के कुल उत्पादन का 28% घी बनाने में काम आता है। जितना वो दूध का उत्पादन होता है उसका 28% हम लोग घी ही बनाते हैं। घी बनाने के लिए उपयुक्त तापमान 110 से 120 डिग्री सेल्सियस होता है। घी को संग्रहित 0 से 0.5 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। ठीक है, वसा रहित दूध कहलाता है स्किम्ड मिल्क, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेपरेटा। इसे जो हमारा फैट होता है उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसे क्रीम दूध बोलते हैं, सेपरेटा दूध बोलते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं वीनिंग सिस्टम क्या होता है। बछड़ों को माँ से अलग करना क्या कहलाता है, वीनिंग कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, वीनिंग कहलाता है। मतलब जो बछड़ा होता है उसको उसकी माँ से अलग कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वीनिंग कहते हैं। ठीक है, तो आज जो आपकी क्लास है यहीं पे एंड होती है। ठीक है, और आपकी कंप्लीट क्लास एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, डेयरी साइंस, दोनों क्लासें आपकी यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अगली क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले दिन। ठीक है, इसी तरीके से आपकी पूरी की पूरी नेमरा सुंडा कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है क्लास आपको, अगर यहाँ तक पहुँचे तो क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे लोगों तक बताएं कि ये क्लासें जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग पता भी होंगी जो ये क्लासें हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।